हेलो एवरीवन। हम लोग पॉलिटी के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। जिस सीरीज में आज हम लोग 17 चैप्टर मतलब कि प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, और ये पीसीएस 2022 में पूछा गया है। तो जब नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो इसके पहले ये इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, और ये 1967 से लेकर 69 और फिर 1977 में ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे। तो ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन लोकसभा के स्पीकर जरूर थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। और राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कब पद ग्रहण किया था? तो ये 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। तो ये याद रखेंगे। कब तक? 1977 से 1982 तक। तो 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, और उसी के एक साल बाद मतलब कि 1977 में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। तो जो विदेश से संधि और समझौते होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, और इन समझौते के संबंध में जो पहल होती है वो मंत्रियों के हाथ में ही रहती है, लेकिन होती किसके नाम पर है? तो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 50-50। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है ये अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य रहेगा। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्याग पत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, ये देगा उपराष्ट्रपति को, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट को। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला केवल सही होगा। साथ ही राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? ये है आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित होती है? तो जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये याद रखेंगे। और जो संघ का वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। तो आर्टिकल 53 क्लॉज 1 कहता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अपने से या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही करेगा। और भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, और प्रधानमंत्री और जो उसका मंत्रिमंडल है ये सभी वास्तविक कार्यपालिका है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। और संविधान का जो भाग 5 है ये आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है, और ये संघ की कार्यपालिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति ये अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित भी करता है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। तो आर्टिकल 87 बात करता है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का जो यदि साधारण निर्वाचन है उसके बाद का पहला सत्र और प्रत्येक साल के प्रथम वर्ष के आरंभ में ही ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 74 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि ये मंत्री के द्वारा मतलब कि राष्ट्रपति मंत्री के द्वारा दी गई सलाह को सामान्य तौर पर माने या फिर अन्यथा उसको मंत्री परिषद को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यानी कि यदि कोई प्रस्ताव है, मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दिया या फिर कोई प्रस्ताव है, तो राष्ट्रपति पहले तो या तो माने या फिर उसके पास एक शक्ति है कि वो पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास क्या वापस कर सकता है प्रेसिडेंट। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद वापस से उसे वही सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए क्या बाध्य होगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। मनोनीत नहीं होते, निर्वाचित होते हैं, तो याद रखेंगे। इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं शामिल होते हैं। इसमें सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जरूर शामिल होते हैं, और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर भी शामिल होते हैं, और ये हुआ था 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है? किसके पास? तो लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी कर सकता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी करता है, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो नामित व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, ओनली निर्वाचित मेंबर होते हैं। और राज्य विधानसभाओं की सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल, तो इसमें सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल नहीं, इसमें फोर्थ गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, इसमें सही होगा 2 और 3। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो कि संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, तो इसका कारण भी सही है। और जो भारत का राष्ट्रपति है इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है क्योंकि संसद के जो दोनों सदन है और राज्य की जो विधानसभाएं हैं इनके निर्वाचन सदस्यों से मिलाकर इसका निर्वाचन मंडल बनता है। इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होते हैं? तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर भी शामिल होते हैं, लेकिन राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित मेंबर शामिल नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी ये संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित मेंबर शामिल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 359 के अंतर्गत जो मूल अधिकार है इसके प्रवर्तन के लिए न्यायालय को समावेदन करने के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति में, ये है आर्टिकल 359। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि जो भारत का राष्ट्रपति ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्याध्यक्ष केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, कारण भी सही है। और जो संसदीय स्वरूप है इसमें राज्याध्यक्ष केवल नाम मात्र का होता है, इसीलिए जो भारत का राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सीधे नहीं चुना जाता, मतलब कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल करेक्ट है। यदि कारण की बात करें तो कारण कह रहा है कि जो संविधान निर्माता थे वो संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए भारत का राष्ट्रपति क्या है वो सीधे नहीं चुना जाता। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 54 के तहत। और भारत के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर, राज्य की विधानसभाओं के तथा दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं। और संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। उसमें शामिल था कि व्यवस्था की निकटता होनी चाहिए और उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी थी। साथ ही जो विधायिका और कार्यपालिका इनके टकराव को रोकने की आवश्यकता थी तथा जो भारतीय समाज की प्रकृति थी, इसलिए संविधान के निर्माताओं ने संसदीय शासन की व्यवस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि वह दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बैठक बुलाता है, याद रखिएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता नहीं करता, अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के पहले सत्र को संबोधित भी करता है। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा मतलब कि इसके ऑल ऑफ द अबव चारों सही है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन करने पर उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत का जो राष्ट्रपति है इसको महाभियोग के द्वारा पद से हटाने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये संसद के दोनों सदनों में निहित है। नेक्स्ट है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? तो राज्यसभा या लोकसभा किसी के द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो यह हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा अंडर आर्टिकल 61। और यदि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो हो जाएगा 14 डेज पूर्व। नेक्स्ट है, संसद है
नेक्स्ट है संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत मतलब कि पद से हटाया जा सकता है, तो ये दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग के एक संकल्प के द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि यह पारित किया गया है, तो यह सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से यदि पारित होता है तब। और भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा संसद के द्वारा। नेक्स्ट है इनमें से किसने निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, तो ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। देखिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था मेंस में, ठीक है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के 2022 में भी पूछा गया था। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, बस उसमें लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी। तो पीवाईक्यूज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीट कर करके, बस केवल क्या है उनकी भाषा चेंज कर दी जाती है। नेक्स्ट है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है, तो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। तो आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को और राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को संशोधित जो त्याग पत्र है उसकी सूचना उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाती है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, तो ये चाहिए 5 न्यायाधीश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए एक सही नहीं है, तो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। और राष्ट्रपति यदि अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी है उसके आने तक और कार्यकाल की समाप्ति तक भी राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। यदि चौथे की बात करो तो ये कह रहा है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, इसका फोर्थ बिल्कुल गलत है, इसका चाहिए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग जो कि है आर्टिकल 324 में। तो आर्टिकल 324 भारत का निर्वाचन आयोग है और इसी के खंड 1 के अनुसार जो पार्लियामेंट है और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करने, निर्देशन और नियंत्रण ये सभी निर्वाचन आयोग में ही निहित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ये भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, इसका बिल्कुल गलत है पहला, क्योंकि भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्मा हो या फिर उसने नागरिकता ग्रहण की हो, कहीं से भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उसने 35 वर्ष मतलब कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए उसे, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो इसका तीसरा भी गलत है, इसका सही है ओनली 2। तो आर्टिकल सब 50 तो संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यताएं दी गई है, याद रखना शर्तें नहीं है, ये योग्यताएं हैं। आर्टिकल 59 बात करता है उसके शर्तों की। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ना कि भारत का जन्मा नागरिक। उसकी आयु 35 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखनी चाहिए उसके पास, मतलब कि उसके पास संसद के किसी भी सदन नहीं बल्कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। साथ ही उसके पास सरकारी लाभ का पद भी नहीं होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति और उसे साथ ही संसद या फिर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह सदन या फिर विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है तो उसका संसद या फिर विधानसभा में जो भी स्थान है वह उस दिन से रिक्त मतलब कि खाली माना जाएगा जब वह राष्ट्रपति के पद की शपथ, याद रखना शपथ लेकर अपना पद ग्रहण करता है तब से। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु ये होनी चाहिए 35 या इससे ज़्यादा। नेक्स्ट है एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, लेकिन क्या है कि उसे निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत तो अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, मतलब कि शपथ ग्रहण के बाद। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है, तो ये शपथ ग्रहण के दिन से माना जाता है और ये राष्ट्रपति का और आर्टिकल 56 बात करता है राष्ट्रपति की पदावधि की। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की यदि अनुपस्थिति है और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह ही निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है, तो ये हो जाएगा भारत का
प्रधान न्यायाधीश मतलब कि मुख्य न्यायाधीश। तो आर्टिकल यदि 65 क्या कहता है कि यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या फिर हटाए जाने की स्थिति में तो राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा, और यदि वो भी उपस्थित नहीं है तो उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने पर भारत के नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उसे भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। तो आर्टिकल 62 क्लास 2 बात करता है कि राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया गया या फिर उसे हटा दिया गया तो उसके पद से रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख से, मतलब कि जिस दिन से निर्वाचन रिक्त है उसकी तारीख के बाद यथाशीघ्र 6 माह बीतने से पहले ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्यों के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि जो राष्ट्रपति इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है आर्टिकल 61 के तहत। और राज्यपाल जो है इसको असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत भी किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन क्या इसीलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके किसी भी कार्यकाल के न्यायालय में मुकदमा नहीं चला सकता? तो इसका कथन और कारण दोनों तो सही तो है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री है, मतलब कि यूनियन टेरिटरी का सीएम। तो इसका हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है, संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 53। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये हो जाएगी राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का एक प्रमुख है? तो ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र का प्रमुख है, ठीक है। लेकिन वास्तविक शक्तियां किसमें होती हैं? वो होती हैं प्रधानमंत्री में। तो आर्टिकल 52 बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो भारत की समूची कार्यपालिका कार्रवाई है वो इसी के, मतलब कि राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है, आर्टिकल 53। और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति में ही निहित होता है और इसका प्रयोग कानून के द्वारा ही विनियमित होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धन राशि निकाली जा सकती है? तो ये राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निकाली जा सकती है। और आर्टिकल 267 बात करता है भारत की आकस्मिकता निधि की। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई तो जाती है, लेकिन अध्यक्षता की जाती है कौन? वो करता है लोकसभा का स्पीकर। तो आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन आर्टिकल 118 क्लॉज 4 के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये बुलाता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अनुमति रोक ले? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 111। तो 111 बात करता है कि जब भी कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया और वह राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया गया है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या फिर वह अनुमति रोक लेता है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर क्या बाध्यकारी है? नहीं, ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट को सलाह देती है तो वो बाध्यकारी हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र मतलब कि शेड्यूल एरिया घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो ये है प्रेसिडेंट के पास। तो राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने, घटाने या फिर सीमाओं को बदलने, नामों को बदलने का अधिकार है। नेक्स्ट है, यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी, यह अधिकार किसको है? तो ये भी प्रेसिडेंट को है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका पहला ही सही नहीं है कि राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट का परामर्श बाध्यकारी नहीं है, तो इसका पहला ही सही नहीं है। यदि बाकियों की बात करें तो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति से संबंधित हैं, मतलब कि जो आपातकाल है वो राष्ट्रपति ही लागू करता है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति में है और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकता है। और आर्टिकल 143 बात करता है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो ये हो जाएंगे भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तथा भारत के राज्यों के राज्यपाल, आर्टिकल 155।
और जो महान्यायवादी है ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसे मत का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही है पहला तो, क्योंकि जो संघीय कार्यपालिका है इसका मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण कह रहा है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है इसकी शक्तियों की भी सीमाएं हैं और राष्ट्रपति की शक्तियां संवैधानिक व्यवस्था व विधि के द्वारा विनियमित की गई हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार भी राष्ट्रपति में निहित होता है। बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा ये कह रहा है कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति की शक्तियां भी विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है। इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किस में निहित है? राष्ट्रपति में। और संविधान में यह उपबंध है कि इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा और राष्ट्रपति को युद्ध या फिर शांति की घोषणा करने या फिर रक्षा बलों को अभिनियोजित करने की शक्ति है। लेकिन क्या है कि संसद विधि के द्वारा इन शक्तियों के प्रयोग को विनियमित भी कर सकती है और नियंत्रित भी कर सकती है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में राष्ट्रपति की जो शक्तियां वो विधायी नियंत्रण से बाहर है। नेक्स्ट है संवैधानिक असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के हेतु उपबंध कर सकता है। तो ये है आर्टिकल 160 में। तो आर्टिकल 160 बात करता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करना। 162 बात करता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके विस्तार से संबंधित है। 165 बात करता है राज्य के महाधिवक्ता की और आर्टिकल 310 ये बात करता है संघ या फिर राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो यह साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लोकसभा को भंग भी कर सकता है, आहूत भी कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है, लेकिन ये जो वित्तीय बिल है, मतलब कि यदि धन विधेयक है तो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो इसका ऑप्शन बी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो उसे वास्तविक और लोकप्रिय नहीं, उसे औपचारिक मतलब कि टिट्युलर और विधिक अधिकार प्राप्त हैं। राजनीतिक और नाम मात्र नहीं, उसे संवैधानिक और नाम मात्र प्राप्त है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 और 4 करेक्ट। तो भारत में संसदीय प्रणाली है और इसीलिए जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक अध्यक्ष है। ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था है, इसी का कारण है कि जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक अध्यक्ष है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन दे सकता है कथन और कारण में कि भारत में संसदीय प्रणाली है, कथन और कारण कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक अध्यक्ष है। ठीक है, और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, ना कि राष्ट्रपति में नाम मात्र की। और प्रधानमंत्री ये मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी होता है, साथ ही ये कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। और जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का औपचारिक मतलब कि नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है उन्हें साहित्य समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल सही है, किसमें? साहित्य में और समाज सेवा में। और इनको विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो इसका सही है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो विज्ञान मतलब कि साइंस, कला मतलब कि आर्ट में, और साहित्य मतलब कि लिटरेरी, और समाज सेवा मतलब कि सोशल सर्विस। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका याद रखेंगे लास्ट, एक वर्ड याद रखिएगा लास्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन से। तो एल स्टैंड फॉर लिटरेरी, ए स्टैंड फॉर आर्ट, एस स्टैंड फॉर साइंस एंड सेकेंड एस स्टैंड फॉर सोशल सर्विस। नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? तो ये थी भारत के राष्ट्रपति के पास, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन होता था उसे 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के जो राष्ट्रपति है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। बिल्कुल करेक्ट है ये। और राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है, किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, कई बार रिपीट हो चुका है ये। नेक्स्ट है भारत के जो राष्ट्रपति है इसके निषेधाधिकार की शक्ति का स्वरूप क्या है? तो इसके पास संपूर्ण निषेधाधिकार है, पॉकेट निषेधाधिकार है, मतलब कि वीटो की बात करें। ठीक है, और निलंबनकारी वीटो भी है। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है भारत का जो राष्ट्रपति है ये अपनी निषेधाधिकार शक्ति मतलब कि वीटो का प्रयोग कर सकता है, तो केवल साधारण विधेयकों के लिए प्रयोग कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति है ये केवल साधारण विधेयक पर अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है
और भारत के जो राष्ट्रपति है इसको संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो करने का अधिकार उतना भी प्रभावशाली नहीं है जितना कि भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति को मिला है। और भारत के जो राष्ट्रपति है इसको वीटो की शक्ति कौन कौन सी है? आत्यांतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो तथा जेबी वीटो मतलब कि पॉकेट वीटो भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 78 क्लॉज बी। तो 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और जो भी विधेयक प्रस्थापनाएं हैं उनके संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित भी करे। साथ ही यह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक सभी प्रस्थापनाओं संबंधी जो कि राष्ट्रपति मांगे वह उन्हें दे। ये किसका कर्तव्य होगा? प्रधानमंत्री का। साथ ही वह किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, वह राष्ट्रपति के द्वारा यदि अपेक्षा की जाती है तो परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। कौन रखे? प्रधानमंत्री रखे। नेक्स्ट है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, संविधान के आर्टिकल 85 के क्लॉज 2B के तहत राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 123 मतलब, और आर्टिकल 213 मतलब कि 213 ये राज्यपाल के अध्यादेश से जारी करने से संबंधित है तथा 123 राष्ट्रपति के। तो डिजिट सेम है, इन्हें याद रखिएगा। और यदि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश और जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति के द्वारा तब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि यह अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। नेक्स्ट है, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है ये निर्गत करने की शक्ति प्रेरित कहाँ से है? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि क्या हो सकती है? तो ये होती है 6 वीक मतलब कि 6 सप्ताह मतलब कि कितना हो जाएगा? 7.5 मंथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें किसी नए कानून का निर्माण कर सकता है, नए कर का आरोपण कर सकता है, बजट पर पास कर सकता है लेकिन संविधान का संशोधन नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो यह राष्ट्रपति को भी है और राज्यपाल दोनों को है। राज्यपाल को है 213 के तहत, राष्ट्रपति को है 123 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है क्या? तो एक न्यायिक शक्ति है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। तो राष्ट्रपति वह संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में क्षमादान दे सकता है, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में भी क्षमादान से दे सकता है और यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड है तो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन मृत्युदंड को राज्यपाल नहीं माफ कर सकता, ये याद रखेंगे। क्षमादान की शक्तियाँ कितनी हैं? 5 हैं। इन पांचों को याद रखिएगा। किस प्रकार से क्षमा कर सकता है? लघुकरण कर सकता है, वो परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है तथा प्रविलंबन, ये सभी क्षमादान की शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है, भारत में जो मृत्युदंड है ये अपराधी को क्षमा करने की शक्ति किसमें है? तो ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति में है, ना कि राज्यपाल में। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को नहीं? तो ये हो जाएगी सैन्य शक्ति। नेक्स्ट है, बिल्कुल प्रारंभ से। नेक्स्ट है, शुरू से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड वन इज एस राधाकृष्णन। थर्ड थे जाकिर हुसैन एंड देन वीवी गिरी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 62 तक रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। एस राधाकृष्णन 1962 से 67, जाकिर हुसैन 67 से 69 तथा वीवी गिरी 69 से 74। किसके द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा गया था के.एम. नाम्बियार के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल सही है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर बनती है। यह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है, तो इसका ऑप्शन बी ही सही नहीं है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करता है, बिल्कुल सही है। और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश को भी लागू कर सकता है, इसका सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, सेकंड गलत है। तो जो राष्ट्रपति है वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता या प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसके बारे में कहा गया है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था? तो ये हो जाएंगे एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है, भारत का जो राष्ट्रपति है ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल सही है ये। कारण कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है।
तो भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना है, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका का सरकार क्या है, वो अध्यक्षात्मक प्रणाली है अमेरिका की। और संसदीय सरकार में क्या होता है, वो राष्ट्रपति संविधानिक अध्यक्ष होता है, ना कि संवैधानिक। और वास्तविक शक्ति किसमें, मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। जो भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश राजा से भी भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रपति है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीत से होता है, लेकिन जो ब्रिटिश राजा है वो वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है, कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं, तो ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। ये क्वेश्चन 3 टाइम्स आ चुका है, 2002 में भी पूछा गया है, मतलब कि ये लोअर पीसीएस में पूछा गया है, और 2022 के ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, और 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ के मेंस में। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 वर्ष 2 कार्य अवधि पूर्ण की थी, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला उनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 57, दूसरा कार्यकाल था 57 से लेकर 62 तक। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कहाँ से थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो कहाँ से थे, वो बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी कौन थे, तो वो हो जाएंगे वीवी गिरी। कब से कब तक, 24 अगस्त 1967 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। और इन्हें द्वितीय वरीयता के मतों को जोड़ने के बाद ही भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन द्वितीय वरीयता के मतों के जोड़ने के बाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तो ये हो जाएंगे वीवी गिरी। तो ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो ये प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयोग और राज्यपाल की तो नियुक्ति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जो कि अप्रत्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ये है आर्टिकल 66 में। नेक्स्ट है, प्रमुख राष्ट्रपति और उनसे जुड़ा कार्यकाल है, तो फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से लेकर 77 तक रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 82 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक, और वीवी गिरी 69 से 74 तक। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को कैग अपना प्रतिवेदन देता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, और आर्टिकल 151 बात करता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग ये संघ के लेखा संबंधी जो भी प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा, जो कि उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कौन? राष्ट्रपति रखवाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है, तो ये प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो राष्ट्रपति भारत को संदेश भेज सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, दूसरा ही गलत है, क्योंकि संसद मिलकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुला सकता है, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। नेक्स्ट है, प्रमुख आर्टिकल और उनसे जुड़े प्रावधान है, तो आर्टिकल 54 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। आर्टिकल 55 ये बात करता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी। और आर्टिकल 60 बात करता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर उसके प्रतिज्ञान की। और 61 ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तथा 123 ये अध्यादेश से संबंधित है, और 61 ये उसके महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशिष्ट अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यायवादी अंडर आर्टिकल 76 इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन लोकसभा जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्वाचन होता है, और लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। नेक्स्ट है, कॉन्टीजेंसी फंड मतलब कि आकस्मिकता निधि, इसको राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो ये संसदीय स्वीकृति के बाद ही व्यय कर सकता है। तो और आर्टिकल 267 बात करता है आकस्मिकता निधि की। नेक्स्ट है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद 1975 से लेकर 77 तक। नेक्स्ट चैप्टर है उपराष्ट्रपति। कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है, तो ये केवल राज्यसभा में रखा जा सकता है, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, साथ ही लोकसभा भी सहमति दे दे। और इस संकल्प को प्रस्तावित करने की 14 दिन पूर्व सूचना भी देना आवश्यक है राष्ट्रपति को। साथ ही उपराष्ट्रपति ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, और उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि 5 वर्ष के उपरांत भर भी पद पर बना रहता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, बिल्कुल सही है। यह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए, इसका तीसरा भी सही है। चौथा भी कह रहा है कि अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ देगा, तो इसका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं? तो इसमें हो जाएंगे लोकसभा के सदस्य तथा राज्यसभा के मेंबर, और इसमें निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं। आर्टिकल 66 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है, और यह गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके सदस्यों के द्वारा होता है? तो ये लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत होगा, बिल्कुल करेक्ट है। कारण यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए उसे उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत होना चाहिए। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी कर रहा है। और भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट तय करता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में दिया है कि यह भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं होता, ये भी सही है, क्योंकि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, मतलब कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या फिर पदच्युत किया जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तब। तो इसमें चारों सही है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो उपराष्ट्रपति है, इसके बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। जनता का सदन मतलब लोकसभा की बात कर रहा है, लेकिन इसका पहला गलत है, क्योंकि इसके पास होना चाहिए राज्यसभा के सदन के सदस्य होने की योग्यता। पहला गलत हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, तो तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो इसका चौथा भी गलत है, इसका पहला भी गलत है। और यदि बात करें उपराष्ट्रपति को हटाने की, तो उस उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। उपराष्ट्रपति इसको राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा की सहमति भी हो, और इसके लिए उसे 14 दिन पूर्व की सूचना भी देनी आवश्यक है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये पद ग्रहण की तिथि से होता है। साथ ही राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। ये क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है अब तक, बस इसकी लैंग्वेज अलग थी। और नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के 6 राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो ये हो जाएंगे एस राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति होते हैं तथा ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो ये हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। तो वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तीनों ही उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे। इन्होंने 1974 में राष्ट्रपति पद पर ग्रहण किया था। नेक्स्ट चैप्टर है लोकसभा से रिलेटेड है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा और उससे जुड़ा चुनाव वर्ष है। तो 7वीं लोकसभा का चुनाव कब होता है? 1982 में नहीं, ये होता है 1980 में। तो इसका ऑप्शन ए ही सही नहीं है। और 11वीं लोकसभा का चुनाव 1996 में, 9वीं लोकसभा का चुनाव 1989 में तथा 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये करता है लोकसभा का स्पीकर। और यदि हम बात करें धन विधेयक की, तो ये आता है अंडर आर्टिकल 110 और संविधान में संसद के द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया है। साथ ही उसे पारित करने के लिए आर्टिकल 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान भी है। और लोकसभा में पहले उसे पारित होना होता है, उसके बाद उसे राज्यसभा के विचारार्थ के लिए भेजा जाता है और इसे 14 डेज के अंदर ही स्वीकृति देनी होती है, नहीं तो क्या ये राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाएगा स्वयं ही। नेक्स्ट है, कह रहा है प्रमुख लोकसभा सीटों का आवंटन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों का है कितनी सीटें हैं? 42। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39 है। बिहार में ये 42 नहीं है, बिहार में है 40, तो इसका ऑप्शन सी ही सही नहीं होगा। और गुजरात में कितनी सीट है? ये हो जाएंगी 26। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं
जीवी मावलंकर। तो 15 मई 1952 को फर्स्ट लोकसभा का गठन होता है। इसकी अध्यक्षता की जाती है जीवी मावलंकर जी के द्वारा। और नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत के 6th प्रेसिडेंट रहते हैं, इनका कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982 तक। तथा गुरुदयाल सिंह ढिल्लो ये 1971 से लेकर 75 तक लोकसभा के स्पीकर रहते हैं। नेक्स्ट अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन रहते हैं, ये हो जाएंगे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं। तो ये धन विधेयक को पेश करना भी लोकसभा का अधिकार है और आपातकाल का अनुसमर्थन करना शामिल नहीं है लोकसभा के अधिकार के अंतर्गत। लेकिन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये भी लोकसभा के अनन्य अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यदि बात करें फोर्थ की, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना ये लोकसभा का अनन्य अधिकार नहीं है, तो इसका हो जाएगा ओनली 1 और 3। तो आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। और यदि बात करें आपातकाल की घोषणा के अनुसमर्थन की, साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की है, ना कि लोकसभा के अनन्य अधिकार क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन है और ये 2012 में पूछा गया था और यही एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 में। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। तो इसमें भी कह रहा है कि कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास है, तो इसमें हो जाएगा धन विधेयक का पुनर्स्थापन करना तथा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तो ये हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति रहे हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। और इस क्वेश्चन को हम लोग प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, तो ये हो जाएगा धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत, 110 के तहत। नेक्स्ट है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कई बार, 2014 में, 11 में, 2007 में, 1992 में, अगेन 2004 में। तो धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो ये केवल लोकसभा में किया जा सकता है। नेक्स्ट है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत होता है, संसद के किसी भी सदन में भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ये, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तीसरा भी गलत है, यह केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा वित्त विधेयक। नेक्स्ट है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। तो आर्टिकल 75 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत ही जो प्रधानमंत्री है उसी के साथ संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। तो संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, तो ये हो जाएगा सामान्य विधेयक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जब लोकसभा भंग होती है तो क्या होता है, तो राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है वह लैप्स हो जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा। तो यदि लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा में जो लंबित विधेयक है और लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो ये लैप्स नहीं होता है। दूसरा ये कह रहा है कि लोकसभा में जो लंबित विधेयक है वह लैप्स हो जाता है, तो दूसरा सही है। और दोनों सदनों के द्वारा जो पारित विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी लंबित हो वह भी लैप्स नहीं होता है, तो इसका सही है 2 और 3। नेक्स्ट है कथन दिया है कि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता है। यह किस लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था सुमित्रा महाजन के द्वारा। और शून्यकाल ये अपराह्न मतलब कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो हो जाएगा 20। नेक्स्ट है लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यह इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका निर्वाचन जो है इसका संचालन कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। और निर्वाचन के लिए जो मतदाताओं की सूची है उसको राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो इसका तीसरा ही गलत है। ये सभी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और निर्देशन में तैयार किया जाता है। और निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध जरूर कराते हैं। तो इसका ए, बी और डी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। नेक्स्ट है कह रहा है लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसका प्रतिनिधित्व जनता पर आधारित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं, तो ये पहले मनोनीत किए जाते थे लेकिन इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो अब इसका बी भी सही नहीं होगा,
लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ये बी सही था। और चुनाव के उद्देश्य से राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, तीसरा भी सही है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिसका फोर्थ सही नहीं है और अब बी भी सही नहीं है। तो लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट ही आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा तथा विघटन के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कौन लोकसभा सत्र के सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो कि एक बार लोकसभा के द्वारा पारित किया जा चुका हो लेकिन राज्यसभा के द्वारा संशोधित किया गया हो? तो ऐसा विधेयक पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार या फिर अस्वीकार करते हुए पास कर दे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि धन विधेयक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही बताना है। तो दोनों सदनों को इस पर समान अधिकार है, पहला बिल्कुल गलत है। राज्यसभा इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं, दूसरा भी सही है। और इसका आरंभ राज्यसभा में नहीं लोकसभा में होता है, तो इसका डी सही है, मतलब कि इसका फोर्थ सही है, सेकंड सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा के द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 डेज के अंदर ही अनिवार्यतः स्वीकार की जानी चाहिए और तत्पश्चात उन्हें विधेयकों में अंगीकृत किया जाना होता है। तो इसका पहला गलत है। तो जो राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिश होती है धन विधेयक के संबंध में, उसे लोकसभा चाहे तो स्वीकार करे चाहे तो ना स्वीकार के लिए, तो ये अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। तो इसका पहला गलत हो जाएगा। कारण कह रहा है कि जो धन विधेयक है राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही है। धन विधेयक कहाँ सबसे पहले पेश किया जाता है? ये हो जाएगा लोकसभा में। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये होती है द्वितीय वाचन में। तो किसी भी विधेयक का सदन में 3 बार वाचन होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम वाचन में क्या होता है? तो इसमें विधेयक पेश करने वाला जो मंत्री है वो विधेयक पेश करने के कारणों तथा विधेयक के उद्देश्य के संबंध बताता है। द्वितीय वाचन में क्या होता है कि विधेयक की बारीकी से विस्तृत जांच की जाती है और विधेयक पर आम बहस भी होती है। साथ ही तृतीय वाचन में क्या होता है कि विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान होता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये वर्ष में 2 बार होने चाहिए और दोनों अधिवेशन के मध्य 6 मंथ से अधिक का अंतराल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों मतलब कि एसटी के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित हैं? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो एमपी में लोकसभा में सीटों का आरक्षण कितना है? 29 सीटें हैं लोकसभा की टोटल, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 19 है, एससी के लिए 4 है तथा एसटी के लिए 6 है। बिहार में टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 40 हैं। यूपी में कितनी है? 80 सीटें हैं, जिसमें से 17 एससी के लिए है लेकिन एसटी के लिए सीट नहीं है यूपी में, तो ये याद रखिएगा। गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी है? 26 है। झारखंड में 14 है तथा उड़ीसा में 21 है। नेक्स्ट है, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ये हो जाएगा यूपी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 31। नेक्स्ट है, यूपी के बाद सबसे अधिक लोकसभा में सांसद कहाँ से आते हैं? तो ये हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी है? 48 और बिहार में कितनी है? 40 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा से। और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1-1 मेंबर निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है, परिसीमन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र कौन सा है? दैट इज उन्नाव। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक गणना के आधार पर आधारित है? तो ये हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो वो सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ये हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है कब? तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब। नेक्स्ट है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब वोट बराबर होने के होते हैं, मतलब कि टाई होते हैं तब। तो लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? तो ये लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को।
नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के संबंध में एक गलत बताना है। तो जो अध्यक्ष होते हैं ये संसदीय दलों की मान्यता संबंधी दिशा निर्देश तय करता है। जो संसदीय दल होते हैं इनकी मान्यता और दिशा निर्देश ये अध्यक्ष नहीं तय करता, ये करता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसका पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो लोकसभा स्पीकर ये वित्तीय मामलों का निर्धारण करता है, करेक्ट है। यह विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों का भी निर्धारण करता है और दल बदल के आधार पर एक सदस्य की अयोग्यता से संबंधित उसे कोई विशिष्ट अधिकार भी नहीं है। तो इसका सही है बी, सी एंड डी, इसका पहला ही गलत है। नेक्स्ट है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है स्पीकर के द्वारा, और एक बार नियुक्त हो जाने पर जो महासचिव है वो निर्धारित सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त होने तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये हो जाएंगे पीए संगमा। नेक्स्ट है प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये हो जाएंगे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन रही है, तो ये रही है मीरा कुमार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गढ़ पूर्ति करता है, तो ये हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति होती है, तो सही है। इसके पास सत्रावसान करने के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति होती है, तो इसका दूसरा ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये शक्ति होती है प्रेसिडेंट के पास। और तीसरा कह रहा है कि सदन के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक में पहले तक वह पद पर बना रहता है, तो इसका तीसरा सही है। और लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे पद से हट जाना होता है, तो इसका सही है ए, सी एंड डी, लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा के कार्यों में से है और गलत बताना है। बिना राज्यसभा की सहमति के जो लोकसभा है ये नए राज्यों का गठन नहीं कर सकती, बिल्कुल करेक्ट है। किसी स्थान को रिक्त भी घोषित करना ये भी लोकसभा के कार्य है, और प्रक्रिया के संबंधित किसी नियम को स्थगित करने की शक्ति भी होती है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति ये लोकसभा का स्पीकर नहीं करता है, ये करता है राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन डी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है लोकसभा का जो स्पीकर अपना पद छोड़ देता है कब, तो नवीन निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। नेक्स्ट है स्पीकर किसी से शपथ ग्रहण करता है, तो ये करता है प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट है प्रमुख राज्य और उनसे जुड़ी लोकसभा सीटें हैं। तो पंजाब में लोकसभा सीट है 13, असम में है 14, गुजरात में 26 है, राजस्थान में है 25, एमपी में कितनी सीटें हैं 29 है, तमिलनाडु में है 39, आंध्र प्रदेश में 25 तथा पश्चिम बंगाल में है 42। नेक्स्ट है लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सत्रावसान काल। नेक्स्ट है लोकसभा की सामान्यता अवधि 5 वर्ष होती है, तो प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से होती है। तो आर्टिकल 83 क्लॉज 2 के अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल है ये पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के अनुसार जो धन विधेयक है ये इसके अंतर्गत किसे परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी कर संचालन में लगाना, समाप्त करना या फिर बदलाव करना शामिल है। धन की उधारी को संचालित करना भी शामिल है, साथ ही भारत की संचित निधि से प्राप्त धन का वियोग करना भी शामिल है। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय निम्नलिखित में से किसके सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है, तो यह आता है लोकसभा के स्पीकर के अंतर्गत। नेक्स्ट चैप्टर है राज्यसभा से जुड़ा है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो प्रमुख राज्य और उनसे जुड़ी राज्यसभा सीटें हैं। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है 11 है, और लोकसभा की कितनी है 25 है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटें 1 ही है, असम में है 7, बिहार में है 16, गोवा में 1 ही सीट है, गुजरात में कितनी है 11 सीटें, हरियाणा में 5 सीटें हैं राज्यसभा की, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, और कर्नाटक में कितनी है 12 है, केरल में 9 है, एमपी में कितनी है 11 है, लोकसभा सीटें कितनी है 39 एमपी में। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट है 19, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड यहाँ पे कितना है 1-1 सीट है राज्यसभा की। और यदि बात करें ओडिशा की तो यहाँ पे 10 सीट है, पंजाब में 7 है, राजस्थान में 10 है, सिक्किम में कितनी है 1 ही है, और त्रिपुरा में भी 1 ही है, और त्रिपुरा में भी 1 ही सीट है, लेकिन तमिलनाडु में है 18 सीटें, यूपी में सबसे ज़्यादा है कितनी है 31 सीटें, पश्चिम बंगाल में 16 है, छत्तीसगढ़ में 5 हैं तथा तेलंगाना में 7 हैं, और यदि बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 3 राज्यसभा सीटें तथा झारखंड में 6। और यदि यूटी की बात करें तो दिल्ली में कितनी है 3 सीटें हैं, पुडुचेरी की 1 सीट है, जम्मू कश्मीर में 4 है तथा मनोनीत कितने होते हैं, ये होते हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट है। कारण ये कह रहा है कि राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर होते हैं, मतलब कि 1/3 मेंबर हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसलिए क्या राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। कारण दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसका कारण सही है, लेकिन कथन गलत है। नेक्स्ट है, किस आर्टिकल के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में व राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 249। ये हम लोगों ने राष्ट्रपति के चैप्टर में भी डिस्कस किया था। और भारतीय संविधान के सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 है। पहले कितने थे? 66 थे, मतलब पहले ज़्यादा थे, अभी कम हुए हैं। संघ सूची में अभी 97 है, पहले भी ज़्यादा थे, 100 थे, ठीक है। और समवर्ती सूची में 52 है, पहले कम थे, मतलब 47 थे। तो ये सब्जेक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो वो हो जाएगा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। और ये नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किसके तहत होता है? ये अंडर आर्टिकल 312 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? तो यह भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। ये हम लोगों ने अभी देखा कि राज्यसभा क्या एक स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका दूसरा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भंग नहीं की जा सकती, स्थायी है, तो कार्यकाल तो कोई लेना देना ही नहीं है। और इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 मेंबर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसका तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो इसमें सदस्य बनने के लिए 30 ईयर्स की आयु चाहिए, ना कि 25। तो इसका सही होगा फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 ईयर्स का। तो आर्टिकल 83 क्लॉज 1 के अनुसार जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती है। और इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे वर्ष समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और इतने ही, मतलब कि 1/3 मेंबर अवकाश ग्रहण करते हैं और 1/3 मेंबर ही निर्वाचित कर लिए जाते हैं। और हर मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स का होता है। आर्टिकल 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसी से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो ये 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब होता है? तो ये होता है 1952 में। नेक्स्ट है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका पहला ही सही है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये विधानसभा के निर्वाचित जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया गया है? तो ये उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। और यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी गई हैं, ठीक है। वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर विभाजन नहीं है, मतलब अमेरिका में सीनेट में। नेक्स्ट है, पहली बार एक सांसद या फिर विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इस अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं। तो वो सदस्य कहाँ के थे? तो वो राज्यसभा के मेंबर थे। नेक्स्ट है, जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकता है? तो ये हो जाएगा 14 डेज तक सिर्फ रोक सकता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकता है कब? तो यदि राज्यसभा उपस्थित साथ ही मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर दें कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि जो संसद है वो राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी भाग लेते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, साथ ही ये विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भी भाग लेते हैं। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है, वह एकमात्र संघीय क्षेत्र कौन सा है जहाँ से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है? दैट इज पुडुचेरी। नेक्स्ट है, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की और 81 ये बात करता है लोकसभा की। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन मतलब कि राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 13 मई 1952 को। तो राज्यसभा का गठन कब होता है? 3 अप्रैल 1952 को। इसकी पहले ही बैठक होती है 13 मई 1952 को ही। और तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अध्यक्षता करी थी राज्यसभा की। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही
राज्यसभा का क्या पदेन सभापति होता है। और राज्यसभा का गठन ये है अंडर आर्टिकल 80। इसे उच्च सदन भी कहते हैं और यह स्थायी सदन भी है।